नमस्कार। आज मैं मैथिली और अभट्ट भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति के एक पद की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह पद इग्नू के असाइनमेंट का हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रस्तुति से आपको इसकी व्याख्या में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस पद की व्याख्या। ठाकुर ठक भय गेल, चोड़े चप्पड़ी घर लीजिय, दास गोसाउनी गहिय, धम गए धंध निमज्जिय, खले सज्जन परिभविय, कोई नहीं होई विचारक, जाति अजाति विवाह, अधम उत्तम कौ पारक, अक्षर रस बुझ निहार नहीं, कैकुल भमी भिखारी भऊ, तिरहुत्ती तिरोहित, सब गुने रा, गणेश जबे सग गऊं। प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली भाषा के महान कवि विद्यापति द्वारा लिखित ग्रंथ कीर्तिलता के द्वितीय पल्लव से उद्धृत है। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध विद्यापति आदिकाल के अंतिम दौर के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी रचनाओं में भक्ति और श्रृंगारिक भावबोध की प्रधानता है। आज भी इनके द्वारा लिखित पद मिथिला में गाए जाते हैं और इस रूप में वे मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग हैं। मिथिला के राजा शिव सिंह के आश्रय में रहते हुए उन्होंने कीर्तिलता की रचना की, जिसमें राजा कीर्ति सिंह और उनके वंशजों के जीवन और युद्धों का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने राजा गणेश्वर की मृत्यु के पश्चात तिरहुत राज में फैली अव्यवस्था का वर्णन किया है। राज्याश्रय में रहते हुए भी महाकवि विद्यापति सामाजिक रूप से सजग रचनाकार थे। सामाजिक परिवेश में होने वाली घटनाओं से वे पूरी तरह परिचित थे। मध्यकालीन राजतांत्रिक सामंती व्यवस्था में आम जनता का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण होता था और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में सबसे प्रतिकूल असर आम लोगों पर ही पड़ता था। इन पंक्तियों में कवि ने राजनीतिक अस्थिरता के कारण समाज में उत्पन्न अराजक स्थिति को चित्रित किया है। कवि विद्यापति कहते हैं कि राजा गणेश्वर के स्वर्ग जाते ही तिरहुत के सभी गुण तिरोहित हो गए। राजा की मृत्यु के बाद हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि ठाकुर ठग हो गए और चोरों ने बलपूर्वक घरों पर कब्जा कर लिया। नौकरों ने गृह स्वामियों को धर दबाया, धर्म खत्म हो गया और धंधे डूब गए। दुर्जनों ने सज्जन लोगों को दबोच लिया और विचार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा। जाति और अजाति में विवाह होने लगे तथा अधम और उत्तम के भेद की समझ रखने वाला भी कोई नहीं बचा। कवि कहता है कि अक्षर रस समझने वाला अर्थात काव्य मर्मज्ञ भी कोई नहीं बचा तथा कविगण घूम घूम कर भिखारी हो गए। कवि के कथन का अभिप्राय यह है कि राजा के नहीं रहने की स्थिति में दुर्जन लोग मनमाना व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि उनके मन में शासन के हाथों दंडित होने का कोई भय नहीं होता। समाज में नैतिक मूल्यों के पतन की ओर संकेत करते हुए कवि कहता है कि ठाकुर यानी पुरोहित वर्ग आम जनता को ठग रहा है। यह वर्ग जनता को धर्म के नाम पर ईश्वर के प्रकोप का भय दिखाकर उन्हें मूर्ख बनाता है और धन ऐंठता है। ईश्वर में आस्था रखने वाला यह समाज उनकी बातों में आकर धार्मिक वाह्याचार में फंसकर ठगा जाता है और उनके शोषण का शिकार होता है। शासन में हुए संक्रमण का फायदा उठाते हुए चोर लुटेरे और अन्य असामाजिक तत्व उत्पात मचाने लग गए तथा सीधे साधे भले लोगों के घर एवं धन संपत्ति पर कब्जा जमाने लगे। इस अराजकपूर्ण स्थिति में धर्म के नियम अर्थात उदात्त मूल्य जैसे दया, करुणा, परोपकार, क्षमा, सहिष्णुता आदि खत्म हो गए। इस अराजकता का प्रभाव लोगों के काम धंधे पर भी पड़ा। ऐसी परिस्थिति में व्यवसाय और व्यापार चौपट होने लगे, क्योंकि चोर डाकू के भय से उन्मुक्त रूप से लोगों के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना कठिन हो गया। लोग अपनी जान बचाने और लूटपाट का
शिकार होने से बचने के लिए कहीं बाहर जाने की बजाय अपने घरों में ही रहना बेहतर समझते हैं। कभी विद्यापति समाज में आदर्श मूल्यों के क्षरण पर अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहते हैं कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था का लाभ उठाते हुए सज्जन लोगों को परेशान कर रहे हैं। समाज में अच्छे बुरे की विवेक रखने वाले लोगों का अभाव हो गया है और ऐसे कुछ लोग अगर बचे हैं भी तो उनकी बातों पर विचार करने वाले लोग नहीं रह गए हैं। इन पंक्तियों में कवि सामाजिक संरचना में हो रहे बदलाव को लेकर भी अपना दुख व्यक्त कर रहा है। जाति के टूटते नियम और जाति के बाहर होने वाले अजातीय विवाह को देखकर कवि का मन क्षुब्ध होता है। कवि इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका विश्वास पारंपरिक रीति रिवाजों और मान्यताओं में है। समाज में फैली अव्यवस्था के कारण खंडित हो रही परंपरागत मान्यताएं और विश्वास उसके लिए चिंता का विषय है। इस समय अधम और उत्तम के बीच के भेद का विवेक करने वाले लोग भी नहीं रह गए हैं। राज दरबार में कवियों को आश्रय मिलता था, लेकिन राजा के नहीं रहने के कारण काव्य के मर्म को समझने वाला भी कोई नहीं रहा, इसलिए उनके लिए भी अपना जीवन यापन कठिन हो गया। कभी लोग दर दर की ठोकरें खाने और भीख मांगने के लिए विवश हो गए। इस प्रकार राजा गणेश्वर की मृत्यु से तिरहुत के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त और कष्टमय हो गया। कथन का अभिप्राय यह है कि राजनीतिक अस्थिरता सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है और इससे सामान्य लोगों के लिए जीवन कठिन हो जाता है। सामंती शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्य तथा समाज में कानून व्यवस्था तभी तक कायम रहती है जब तक राजा कुशल और योग्य प्रशासक है तथा उसके दंड का भय लोगों के मन में है। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उत्पन्न होने वाली शून्यता का लाभ उठाकर दुष्ट प्रकृति के मनुष्य मनमानी करने लगते हैं, जिससे विशृंखल स्थिति पैदा हो जाती है। इस स्थिति में नैतिकता, आदर्श और मूल्यों की कोई परवाह नहीं होती तथा अराजक तत्वों का बोलबाला समाज में बढ़ जाता है। कवि विद्यापति ने अपने समय के समाज की इसी सच्चाई को इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। विशेष विद्यापति ने इन पंक्तियों में समकालीन सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। इससे मध्यकालीन जीवन की चुनौतियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। विद्यापति ने अपनी भाषा को अभट्ट कहा है और यह पद इसी भाषा में लिखा गया है। लिज्झिय, धम, निमज्जिय, भिखारी, सब्ब, सग्ग आदि अपभ्रंश के शब्द हैं। ठाकुर, ठक और चोड़े चप्पड़ी में ठ और च वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है। उम्मीद है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी और इससे आप इस पद की व्याख्या करने में समर्थ होंगे। आप अपनी ओर से भी इस व्याख्या में कुछ जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।